हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टैक्सेशन, रेवेन्यू शेयरिंग और ग्रांट्स इन एड का सिस्टम क्या है और कौन से चैलेंजेस है जो फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स के बारे में। यानी कि इसका मतलब है टैक्स लगाने का अधिकार किसको मिलेगा, सेंटर को या स्टेट को। तो दोस्तों, ये फेडरल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू शेयरिंग का डिवीजन होता है। हमारा पहला पॉइंट है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन ऑन यूनियन लिस्ट। तो इसका मतलब है यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। राज्य सरकार इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती और ये टैक्सेस ज़्यादातर नेशन वाइड होते हैं, जो पूरे देश पर लागू होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स और इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेवी टैक्सेज ऑन स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार को कुछ स्पेसिफिक टैक्सेज लगाने का अधिकार दिया जाता है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इन टैक्सेज को लगाने और कलेक्ट करने का काम करती है। ये टैक्सेज स्टेट लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल और रोड टैक्स और व्हीकल टैक्स। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। तो देयर इज नो टैक्स सब्जेक्ट ऑन कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट जीएसटी आफ्टर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। यानी कि इस लिस्ट में टैक्स रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स पहले नहीं होते थे, मगर 2016 में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया, जो था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जीएसटी को यहाँ ऐड किया गया। इसका मतलब जीएसटी पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों टैक्स लगा सकती है। जीएसटी के आने से पहले अलग अलग स्टेट्स अपनी अलग अलग टैक्स पॉलिसीज फॉलो करती थी, जो एक प्रोडक्ट का प्राइस हर स्टेट में डिफरेंट बना देता था। मगर जीएसटी एक सिंगल टैक्स सिस्टम है, जो पूरे भारत में एक जैसे रेट्स पे लागू होता है। अब हम बात करते हैं रेसिडुअरी पावर के बारे में। यानी कि पार्लियामेंट लेवीज टैक्सेस व्हिच आर नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। इसका मतलब है कि जो भी नए टैक्सेज किसी भी लिस्ट में नहीं ऐड किए गए हैं, उनका पावर पार्लियामेंट के पास होता है। तो इसका मतलब है अगर कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना हो तो वो सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इन नए टैक्सेज को इम्पोज नहीं कर सकती, जैसे वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। मान लीजिए कल को गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि ये टैक्स किसी भी लिस्ट में लिखा नहीं गया है, इस वजह से इसका डिसीजन सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑन टैक्सिंग पावर ऑफ स्टेट्स के बारे में। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स के टैक्सिंग पावर पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट टैक्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ द सप्लाई ओकर्स आउटसाइड द स्टेट एंड इफ द सप्लाई ओकर्स ड्यूरिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर कुछ सिचुएशन में गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगा सकती। तो चलिए देखते हैं ये कब होता है। मतलब अगर किसी गुड या सर्विस की सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट या कंट्री के बाहर होती है, तो स्टेट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। इसका दूसरा सिचुएशन है जब सप्लाई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के दौरान हो। यानी कि अगर कोई गुड्स या सर्विस इंपोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है, तो उस पर भी स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेशन। अकॉर्डिंग टू दिस, स्टेट कैन टैक्स इलेक्ट्रिसिटी यूजेज और सेल एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड बाय द सेंटर और रेलवेज। तो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के यूज या सेल पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन रेलवेज के द्वारा किया जाए, तो उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती।
तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके मुताबिक स्टेट्स कैन लेवी टैक्सेज ओनली इफ यूज फॉर रिवर मैनेजमेंट और इंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स एंड इट रिक्वायर्स प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। तो देखिए, अगर वाटर या इलेक्ट्रिसिटी का यूज रिवर मैनेजमेंट या इंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए हो रहा है तो स्टेट उस पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस जो स्टेट्स के टैक्सेशन पावर पर लागू होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम पहले बात करेंगे 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के बारे में। तो दिस अमेंडमेंट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइविजिबल पूल। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, स्टेट्स रिसीव 29% ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 अप्रैल 1996। तो पहले दोस्तों समझते हैं डाइविजिबल पूल क्या होता है। तो डाइविजिबल पूल वो टैक्स कलेक्शन होता है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड किया जाता है। पहले कुछ टैक्सेस डायरेक्टली स्टेट्स को नहीं मिलते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद स्टेट्स को सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू का 29% फिक्स्ड शेयर मिलने लगा। इसे रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया था, मतलब 1 अप्रैल 1996 से ही ये रूल अप्लाई माना गया। इससे स्टेट्स को ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगा, जो उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स में मददगार साबित हुआ। अब हम बात करेंगे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी टू रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेज। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, concurrent taxation power is given to center and states, and it eliminated tax cascading, which created a single national market. तो देखिए दोस्तों, पहले भारत में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेज थे, जैसे भेट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, ईटीसी। उस समय हर स्टेट अपना अलग टैक्स सिस्टम रखता था, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था और एक प्रोडक्ट पर मल्टीपल टैक्सेज लगते थे। लेकिन जीएसटी के आने के बाद एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम आया, जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों को एक साथ टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। पहले कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, मतलब एक टैक्स पर दूसरा टैक्स लग जाता था, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती थी। लेकिन जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जीएसटी से एक सिंगल नेशनल मार्केट बना, जिससे बिजनेस करना आसान हो गया और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगी। तो देखिए दोस्तों, 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने स्टेट्स को डाइविजिबल पूल में 29% शेयर दिया, जिससे उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ा। जबकि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, जिससे टैक्सेशन सिस्टम सिंपल और एफिशिएंट बना। आज के टाइम में ये दोनों अमेंडमेंट्स भारत के टैक्स सिस्टम के इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं जीएसटी के आने के बाद जो पुराने टैक्सेज खत्म हो गए, यानी कि सब्ज्यूम टैक्स, उनके बारे में समझने के लिए चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पहले एक मोबाइल फ़ोन परचेज करते वक्त अलग अलग टैक्सेज लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री से निकलने वक्त लगता था, भेट या सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, एंट्री टैक्स अगर दूसरे स्टेट से आता था तो लगता था, सर्विस टैक्स अगर आप कोई मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस लेते थे तो लगता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद ये सारे टैक्सेज एक ही टैक्स में मर्ज हो गए, जिससे बिजनेस और कस्टमर्स दोनों के लिए सिस्टम सिंपल हो गया। अब सिर्फ जीएसटी लगता है, अलग अलग टैक्सेज का कन्फ्यूजन नहीं है। अब चलिए डिटेल में देखते हैं कि कौन से टैक्सेज जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। पहले देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेज जो जीएसटी में चले गए। तो सबसे पहला टैक्स है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होने पर लगता था, अब इसका रोल जीएसटी ने ले लिया। नेक्स्ट है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ये भी एक्साइज का ही पार्ट था, अब जीएसटी में ये भी ऐड हो गया।
इसके बाद है सर्विस टैक्स। तो पहले होटल, रेस्टोरेंट और सर्विसेज पर अलग से ये लगता था, लेकिन अब जीएसटी में आ गया है। अब बात करते हैं कस्टम्स ड्यूटीज के बारे में। तो ये इंपोर्टेड गुड्स पर लगती थी, लेकिन अब इनका पार्ट इंटीग्रेटेड जीएसटी कवर करता है। अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेज जो जीएसटी में शामिल हो गए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेट या सेल्स टैक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहले हर स्टेट का इसका अलग अलग रेट होता था, लेकिन अब जीएसटी एक यूनिफॉर्म रेट पर काम करता है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट टैक्स। इसे पहले मूवीज और एम्यूजमेंट पार्क्स पर लगाया जाता था, लेकिन अब जीएसटी में आ गया है। इसके बाद है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो पहले दो स्टेट्स के बीच सामान बेचने पर यह लगता था, लेकिन अब इंटीग्रेटेड जीएसटी के थ्रू कवर होता है। इसके बाद है ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स। ये पहले अलग अलग सिटीज और स्टेट्स में एंट्री के टाइम पर लगता था, लेकिन अब ख़त्म हो गया है। इसके बाद है परचेज टैक्स। तो ये खासकर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स पर लगता था, लेकिन अब जीएसटी में आ गया है। इसके बाद है लग्जरी टैक्स। ये 5 स्टार होटल्स या महंगी चीज़ों पर लगता था, अब ये जीएसटी का पार्ट है। इसके बाद है गैम्बलिंग और लॉटरी टैक्सेज। तो गैम्बलिंग और लॉटरी के लिए पहले स्टेट्स अलग अलग रेट चार्ज करते थे, लेकिन अब जीएसटी के अंडर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारे देश में मल्टीपल टैक्सेज का कन्फ्यूजन था, लेकिन अब एक सिंपल टैक्स सिस्टम है। इससे बिजनेस को अलग अलग टैक्सेज भरने की ज़रूरत नहीं होती है, और मल्टीपल टैक्सेज की वजह से जो प्राइस बढ़ जाता था, अब ये कम हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत के टैक्स सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 268 से 271 तक दिए गए हैं। ये प्रोविज़न टैक्स कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 268 के बारे में। ये आर्टिकल कहता है टैक्सेज लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय स्टेट्स। सबसे पहले समझते हैं ये लेवी का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, लेवी का मतलब होता है किसी टैक्स को इम्पोज करना। जब गवर्नमेंट किसी टैक्स को लगाती है तो उसे लेवी करना कहते हैं। आर्टिकल 268 कुछ ऐसे टैक्सेज के बारे में बताता है जो सेंटर इम्पोज करता है, लेकिन उनका कलेक्शन और यूज स्टेट्स के पास होता है, जैसे स्टैंप ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 269 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट फेडरल टैक्सेज कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइंड टू स्टेट्स। यानी कि इन टैक्सेज को सेंटर कलेक्ट करेगा पर पैसा स्टेट्स को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे टैक्सेज होते हैं जो इंटर स्टेट लेवल पर लगते हैं। इन्हें सेंटर कलेक्ट करता है, लेकिन ये टैक्सेज पूरे के पूरे स्टेट्स को मिलते हैं, जैसे इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स पर लगने वाले टैक्सेज। इसका एक उदाहरण है एंट्री टैक्स ऑन गुड्स मूविंग अक्रॉस स्टेट्स, जो पहले था, लेकिन अब जीएसटी के आने के बाद ये ख़त्म हो गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 269A एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड रेवेन्यू स्प्लिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल जीएसटी के इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के रेवेन्यू शेयरिंग को रेगुलेट करता है। अगर गुड्स या सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। ये सेंटर कलेक्ट करता है और फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे दिल्ली से महाराष्ट्र में अगर कोई गुड्स सप्लाई होती है तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 270 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट टैक्सेज लेविड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये वो टैक्सेज हैं जो सेंटर इम्पोज करता है और कलेक्ट भी करता है, लेकिन उसका एक पार्ट स्टेट्स को दिया जाता है। फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करती है कि कितना हिस्सा सेंटर रख सकता है और कितना स्टेट्स को मिलेगा।
जैसे इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स के कुछ हिस्सों का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स को भी मिलता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 271। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल सेंटर कैन इम्पोज सरचार्जेस व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल टू जीएसटी। तो आर्टिकल 271 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी सेंट्रल टैक्स पर सरचार्ज लगा सकती है, लेकिन जीएसटी पर नहीं। सरचार्ज एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो किसी स्पेसिफिक टैक्स पर लगाया जाता है। ये पूरा का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है और स्टेट्स को इसमें से कुछ नहीं मिलता। ये जनरली हाई इनकम अर्नर्स या लग्जरी गुड्स पर लगाया जाता है, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है इनकम टैक्स सरचार्ज। यानी कि इस आर्टिकल के तहत सेंटर किसी भी टैक्स पर सरचार्ज इंपोज कर सकता है जीएसटी को छोड़कर, और इसका पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे टैक्सेज लेविड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स, यानी कि उन टैक्सेज के बारे में जो सिर्फ स्टेट्स के द्वारा लगाए, कलेक्ट और रिटर्न किए जाते हैं। यानी इन टैक्सेस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टैक्स है लैंड रेवेन्यू टैक्स। ये टैक्स जमीन के ओनरशिप और यूज पर लगता है। जो लोग एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चर लैंड के मालिक होते हैं उन्हें ये टैक्स देना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट टैक्स है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। यानी कि अगर किसी की एग्रीकल्चर से इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होती है तो कुछ स्टेट्स उस पर टैक्स लगाती है, लेकिन ये याद रखें ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। नेक्स्ट टैक्स है स्टेट ड्यूटी। ये एक प्रकार का इनहेरिटेंस टैक्स है। अगर किसी की डेथ के बाद उसकी एग्रीकल्चरल लैंड विरासत में मिलती है तो उस पर कुछ स्टेट्स ये ड्यूटी लगाती है। हमारा नेक्स्ट टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स। तो हर घर, दुकान या कॉमर्शियल बिल्डिंग पर लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पंचायत द्वारा ये टैक्स लगाया जाता है। ये टैक्स घर के साइज, लोकेशन और मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टैक्सेज ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। यानी कि जो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उनके बिल्स पर स्टेट्स अलग अलग तरह से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या सरचार्ज लगाती है। ये पैसा स्टेट की रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स होता है। अब हम बात करेंगे एक्साइज ऑन एल्कोहल, ओपियम एंड नार्कोटिक्स। तो देखिए दोस्तों, एल्कोहल और ड्रग्स पर लगने वाले टैक्स पर सिर्फ स्टेट्स का अधिकार होता है, इसलिए हर स्टेट का शराब का प्राइस अलग अलग होता है, क्योंकि ये टैक्स स्टेट के हिसाब से डिसाइड होता है। अब बात करते हैं टैक्सेज ऑन व्हीकल्स एंड गुड ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर आपके पास कार, बाइक या कोई कॉमर्शियल व्हीकल है तो रोड टैक्स या व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स स्टेट आरटीओ के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट टैक्स है एंटरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स। तो देखिए दोस्तों, पहले सिनेमा टिकट्स पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था जो अब जीएसटी में शामिल हो चुका है, लेकिन बेटिंग, हॉर्स रेसिंग और गैम्बलिंग पर अब भी स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाती है। तो दोस्तों ये सब टैक्सेज सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज के बारे में। तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू वो इनकम होती है जो सरकार को बिना टैक्स लगाए मिलती है। यानी कि बिना किसी डायरेक्ट टैक्स या जीएसटी के भी गवर्नमेंट के पास इनकम आती है। ये पैसा गवर्नमेंट अलग अलग सोर्सेज से जनरेट करती है। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं सेंटर के नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज की। तो सेंटर का पहला सोर्स है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ काफ़ी भेजी जाती थी और पोस्ट ऑफिसेज एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स थे। आज भी स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विसेज और पोस्टल सिस्टम से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। नेक्स्ट सोर्स है रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज जो एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है, टिकट सेल, फ्लाइट सर्विसेज और स्टेशन सर्विसेज के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करती है। ये एक बड़ा सोर्स है सेंटर की नॉन टैक्स इनकम का। नेक्स्ट सोर्स है बैंकिंग। तो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स
जैसे एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी सरकार को रेवेन्यू मिलता है। ये इनकम बैंक के डिविडेंड और लोन इंटरेस्ट के माध्यम से आती है। नेक्स्ट सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग। तो देखिए दोस्तों, आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जैसे गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट और सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू जनरेट करती है। ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। नेक्स्ट है कॉइनेज एंड करेंसी। तो देखिए दोस्तों, सिक्के बनाने की पावर गवर्नमेंट मिंट के पास होती है और नए नोट्स प्रिंट करने की पावर आरबीआई के पास होती है। जब एक नए नोट या सिक्का बनाया जाता है तो उसकी बनाने की कॉस्ट असली वैल्यू से कम होती है। इस डिफरेंस को सीनियरेज कहा जाता है, जो गवर्नमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा कमाई का सोर्स होता है। इसका नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखिए दोस्तों, सरकार की खुद की कंपनीज जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है और इनका एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट को मिलता है। नेक्स्ट सोर्स है एस्टेट एंड लैब्स। एस्टेट का मतलब होता है जो संपत्ति बिना किसी बारिश के रह जाए वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक पार्ट होता है। इनके अलावा भी सेंटर के पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, जैसे फाइन और पेनल्टीज, परमिट्स और लाइसेंसिंग फीस और इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लोन्स। अब हम देखते हैं स्टेट्स के नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज को। तो इसका पहला सोर्स है इरिगेशन। तो देखिए दोस्तों, स्टेट्स जो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जैसे कैनल्स, डैम्स और ट्यूबवेल्स, उसका यूजेज चार्ज लेती है जो रेवेन्यू का एक पार्ट होता है। इसका नेक्स्ट सोर्स है फॉरेस्ट। तो वन संपद यानी फॉरेस्ट से जो लकड़ी, मेडिसिनल प्लांट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनका बिक्री से स्टेट्स को रेवेन्यू मिलता है। नेक्स्ट सोर्स है फिशरीज। तो मछली पालन एक और इम्पोर्टेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है। स्टेट्स फिशिंग राइट और फिशरीज डिपार्टमेंट से पैसा जनरेट करती है। इसका नेक्स्ट सोर्स है स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो जैसे सेंटर की अपनी कंपनीज होती है वैसे ही स्टेट्स भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करती है। नेक्स्ट सोर्स है एस्टेट एंड लैब्स। तो जैसे सेंटर बिना बारिश के संपत्ति को अपने कंट्रोल में लेता है वैसे ही स्टेट्स भी अपने एरिया में ऐसे संपत्ति को अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स बना सकती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा टैक्स रेवेन्यू के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है सरकार के खर्चे चलाने के लिए। इससे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकती है बिना नए टैक्स लगाए। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स यानी कि राज्यों को मिलने वाली सहायता राशि के बारे में। इस स्लाइड में हम समझेंगे ये ग्रांट्स क्यों दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं और कौन डिसाइड करता है कि कितना पैसा मिलेगा। तो पहले हम समझते हैं ग्रांट्स इन एड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब एक फाइनेंशियल हेल्प होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर स्टेट्स अपने टैक्सेज और रेवेन्यू सोर्सेज से पैसा कमा रही है तो उन्हें एक्स्ट्रा ग्रांट्स क्यों चाहिए। तो देखिए, हर स्टेट की फाइनेंशियल कैपेसिटी अलग होती है। कुछ स्टेट के पास ज़्यादा इंडस्ट्री और रिसोर्सेज होते हैं जबकि कुछ स्टेट के पास कम रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। कुछ बैकवर्ड स्टेट्स और शेड्यूल एरियाज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत होती है। हर स्टेट सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता तो सेंटर उनकी मदद करती है। ये काम करती है ग्रांट्स इन एड जो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है स्टैट्यूटरी ग्रांट जिसे आर्टिकल 275 में डिफाइन किया गया है और दूसरा है डिस्क्रिशनरी ग्रांट जिसे आर्टिकल 282 में डिफाइन किया गया है। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट को। तो इसका मतलब है वो फाइनेंशियल हेल्प जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंपलसरी है, यानी सेंटर ये पैसा देने के लिए बाउंड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस, पार्लियामेंट ऑफर ग्रांट्स टू स्टेट्स इन फाइनेंशियल नीड चार्ज्ड ऑन इंडियाज कंसोलिडेटेड फंड।
तो दोस्तों आर्टिकल 275 ये कहता है कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेट्स को ग्रांट्स मिलेंगे और कितनी अमाउंट मिलेगी। ये पैसा इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से डायरेक्टली दिया जाता है। पर ये याद रखें, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बिना ये ग्रांट नहीं दिया जा सकता। तो अब हम जानेंगे ये मेनली किन लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं। तो दीज आर फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज असम, यानी कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए जैसे आसाम और दूसरे ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल ग्रांट्स होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और टेरिटोरीज एंड दीज आर गिवेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि ये फाइनेंशियल हेल्प शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है ताकि बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज में एडुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। जैसे अगर आसाम, नागालैंड, झारखंड या उड़ीसा जैसे स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए स्कूल, हॉस्पिटल या रोड्स बनाने की ज़रूरत होती है तो फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड करेगा कि उन्हें स्टेचुटरी ग्रांट्स दिए जाएं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ग्रांट्स कानूनी तौर पर देने पड़ते हैं, सेंटर चाहे या ना चाहे। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बारे में, तो चलिए उसे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, सेंटर एंड स्टेट्स कैन ग्रांट फंड्स फॉर एनी पब्लिक पर्पज, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड सेंटर हैज फुल डिस्क्रिशन ओवर द सब्जेक्ट। यानी कि आर्टिकल 282 ये कहता है कि सेंटर या स्टेट्स किसी भी पब्लिक पर्पज के लिए फंड्स दे सकते हैं, लेकिन ये ग्रांट सेंटर की डिस्क्रिशन यानी कि स्वेच्छा पर डिपेंड करती है। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं होता, यानी ये देना कंपलसरी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पर्पज ऑफ डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बारे में। तो देखिए, डिस्क्रिशनरी ग्रांट का यूज मेनली दो काम के लिए होता है। पहला है, इट हेल्प्स स्टेट टू मीट फाइनेंशियल नीड्स फॉर प्लेन ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा है, इट अलाउज सेंटर टू इन्फ्लुएंस एंड कोऑर्डिनेट स्टेट एक्टिविटीज। यानी कि इसका पहला काम है स्टेट्स की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना। तो देखिए, कभी कभी स्टेट्स के पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए फंड्स नहीं होते, तो उस समय सेंटर डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के जरिए मदद कर सकती है। और इसका दूसरा पर्पज है ताकि सेंटर अपना इन्फ्लुएंस बना सके। जैसे कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कोई स्टेट एक स्पेसिफिक पॉलिसी या वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट करे, तो सेंटर उन्हें फंड्स देकर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर बिहार या वेस्ट बंगाल में फ्लड रिलीफ के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो सेंटर डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स प्रोवाइड कर सकती है। या फिर अगर कोई स्टेट ग्रीन एनर्जी या डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में काम करना चाहती है तो सेंटर एक्स्ट्रा फंड दे सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ग्रांट सेंटर की मर्जी पर डिपेंड करती है और फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल केस के बारे में, जो है एक्सपोर्ट टेरिफ ग्रांट। तो क्या आपको पता है कि पहले कुछ स्टेट्स को एक्सपोर्ट टेरिफ के रेवेन्यू में से एक हिस्सा दिया जाता था? तो चलिए उसे देखते हैं। तो देयर वाज ए ग्रांट फॉर एक्सपोर्ट टेरिफ ऑन जूट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इनिशियली इट वाज फॉर 10 years, लेटर मेड ए पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि पहले इंडिया जूट और जूट प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता था। इस एक्सपोर्ट ड्यूटी से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसका एक हिस्सा असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को ग्रांट के रूप में दिया जाता था। पहले ये ग्रांट्स टेम्पोरारी थे, सिर्फ 10 साल के लिए, लेकिन बाद में ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का परमानेंट पार्ट बना दिया गया ताकि स्टेट्स को कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ग्रांट्स पहले टेम्पोरारी होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो परमानेंट भी हो सकते हैं। आज के टाइम पर एक्सपोर्ट ड्यूटी का सिस्टम वैसे नहीं है, पर जूट इंडस्ट्री को डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स और सब्सिडीज के थ्रू सपोर्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो देखिए, जीएसटी भारत में एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म था जिसे एक सिस्टमेटिक और वेल रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई। इस स्लाइड में हम समझेंगे जीएसटी काउंसिल क्या है, कैसे काम करती है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है।
तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 एंड इट इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 279A। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 279 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 279A। आर्टिकल 279 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोफिट्स के बारे में बताता है, जबकि आर्टिकल 279A जीएसटी से रिलेटेड है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट फॉर्म्स द जीएसटी काउंसिल एंड इट एक्ट्स एज ए जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल को 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंडर बनाया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जीएसटी काउंसिल का गठन करते हैं। ये एक जॉइंट फोरम होता है जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर काम करते हैं। जीएसटी काउंसिल का काम जीएसटी से जुड़े पॉलिसीज, टैक्स रेट और एग्जम्पशंस डिसाइड करना होता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पहली ऐसी काउंसिल है जिसमें सेंटर और स्टेट्स मिलकर टैक्स रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल के कर्तव्य। तो देखिए दोस्तों, जीएसटी काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है, बल्कि इसके पास इंपॉर्टेंट पावर्स है जो जीएसटी को रेगुलेट करती है। इसका पहला ऑब्लिगेशन है टू रेकमेंड पॉलिसीज ऑन टैक्सेज, सेसेज एंड सरचार्जेस अंडर जीएसटी। मतलब सेंटर और स्टेट्स किस तरह के टैक्स रेट फिक्स करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, ये जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करती है। इसका नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है टू स्पेसिफाई जीएसटी एग्जम्प्ट आइटम्स एंड सर्विसेज, यानी कि कौन से गुड्स और सर्विसेज जीएसटी से एग्जम्प्ट होंगे ये डिसाइड करना। तो देखिए, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज या सर्विसेज को जीएसटी से बाहर रखना जरूरी होता है, जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के कुछ पार्ट्स। इस काउंसिल का नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है टू मॉडल जीएसटी लॉज, लेवी प्रिंसिपल्स एंड एपोर्शियनमेंट ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी का पैसा सेंटर और स्टेट्स के बीच कैसे डिवाइड होगा ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। नेक्स्ट है एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। मतलब अगर कोई बिजनेस एक सर्टेन टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर लेता है तो उस पर जीएसटी लगना शुरू होगा। ये थ्रेशोल्ड जीएसटी काउंसिल सेट करती है। देखिए दोस्तों, जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। डिसीजंस लेने के लिए वोटिंग सिस्टम होता है, जिसमें सेंटर के पास 1/3 वोटिंग पावर होती है, जबकि स्टेट्स के पास 2/3 वोटिंग पावर होती है। एक डिसीजन यहाँ तभी पास हो सकता है जब 75% मेजोरिटी वोट सपोर्ट करे। ये सिस्टम फेडरलिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों लगभग इक्वल पार्टिसिपेशन रखते हैं। यानी कि जीएसटी काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बॉडी है जो इंडिया के टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई और रेगुलेट करती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनेंस कमीशन, राजामन्नर कमेटी, आनंद साहिब रेजोल्यूशन, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।